नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उस इंजन की जो भारत की अर्थव्यवस्था को असल में चलाता है, हमारा बैंकिंग सिस्टम। ये देश की फाइनेंशियल धमनियों जैसा है। तो चलिए समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। कभी सोचा है कि इतने बड़े देश का पैसा आखिर घूमता कैसे? मतलब एक किसान के खाते से लेकर एक बड़े उद्योगपति के इन्वेस्टमेंट तक ये सब मुमकिन कैसे हो पाता है? जवाब इसी जटिल नेटवर्क में छिपा है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से। समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि भारत में बैंकिंग की जड़ें कहाँ से आईं, उस दौर में जब आज जैसे बैंक हुआ ही नहीं करते थे। देखिए 1800 के दशक से पहले तो हमारे अपने बैंकर थे, सराफ, सेठ और साहूकार। फिर 1806 में बैंक ऑफ बंगाल के साथ एक तरह से मॉडर्न बैंकिंग की नींव रखी गई। लेकिन कहानी में असली मोड़ आया 1935 में, जब भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई बना। और फिर 1955 में आया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो आज देश का सबसे बड़ा बैंक है। अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जिसने भारत के बैंकिंग का चेहरा ही बदल दिया, राष्ट्रीयकरण। ये वो दौर था जब सरकार ने बैंकिंग की दिशा को हमेशा के लिए एक नया मोड़ दे दिया। साल था 1969। सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया और देश के 14 सबसे बड़े कमर्शियल बैंकों को अपने कंट्रोल में ले लिया। ये कोशिश थी बैंकिंग को कुछ चुनिंदा लोगों के हाथों से निकालकर आम आदमी तक पहुंचाने की। और ये सिलसिला यहीं पर नहीं रुका। 1980 में 6 और बैंकों को सरकारी दायरे में लाया गया। इससे पब्लिक सेक्टर बैंकों का जो नेटवर्क था वो और भी ज्यादा मजबूत हो गया। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब किया क्यों गया? मकसद बहुत साफ था। पहला, बैंकों को देश के कोने कोने तक पहुंचाना। दूसरा, बैंकिंग को क्लास बैंकिंग से मास बैंकिंग बनाना, मतलब सबके लिए बैंकिंग। और तीसरा, खेती किसानी जैसे जरूरी सेक्टर्स को सपोर्ट करना ताकि देश की तरक्की हो सके। तो ये तो हुई इतिहास की बात। अब देखते हैं कि आज की तारीख में हमारा ये बैंकिंग यूनिवर्स असल में दिखता कैसा है। चलिए इसके पूरे इकोसिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं। इस पूरे यूनिवर्स के सेंटर में है भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई। आरबीआई सिर्फ एक बैंक नहीं है, बल्कि ये इस पूरे सिस्टम का रेगुलेटर, सुपरवाइजर, कह सकते हैं कि एक तरह से गार्डियन है, जो ये पक्का करता है कि सब कुछ सही से चले। अब मोटे तौर पर देखें तो हमारे बैंकिंग सिस्टम के 3 मेन पिलर्स हैं। पहले हैं कमर्शियल बैंक्स, जिनसे हम सब रोज डील करते हैं। दूसरे हैं कोऑपरेटिव बैंक्स, जो जमीनी स्तर पर काम करते हैं। और तीसरे हैं डेवलपमेंट बैंक्स, जिनका एक बहुत ही खास मकसद होता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कमर्शियल बैंकों की। अरे ये वही बैंक हैं जिनसे हमारा आपका रोज का वास्ता पड़ता है। इसमें सरकारी बैंक भी आते हैं, प्राइवेट बैंक भी, विदेशी बैंक भी और गांव के लिए रीजनल रूरल बैंक भी। अब बारी आती है कुछ सुपर स्पेशलिस्ट्स की। इन्हें हम डेवलपमेंट बैंक्स कहते हैं। इनका काम रोजमर्रा का नहीं, बल्कि देश के बड़े लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जरूरी सेक्टर्स को फाइनेंशियल पावर देना है। जैसे कि नाबार्ड, इसका पूरा फोकस है भारत की खेती किसानी और ग्रामीण विकास पर, क्योंकि यही तो हमारे देश की खाद्य सुरक्षा की रीढ़ है। फिर आता है सिडबी। ये उन छोटे और मंझले उद्योगों को फाइनेंस करता है जो हमारे देश की इंडस्ट्री की जान है और सबसे ज्यादा नौकरियां भी देते हैं। उसके बाद है एग्जिम बैंक। इसका मिशन है मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को दुनिया भर के बाजारों तक पहुंचाने में मदद करना। ये हमारे एक्सपोर्ट को बढ़ावा देता है। और आखिर में है एनएचबी यानी नेशनल हाउसिंग बैंक। ये संस्था होम लोन सेक्टर को सपोर्ट और रेगुलेट करती है, ताकि हर भारतीय के लिए अपने घर का सपना पूरा करना थोड़ा और आसान हो सके। एक जमाना था जब बैंक का मतलब था बस पैसा जमा करो, लोन लो, पर अब वो बात नहीं रही। आज का मॉडर्न बैंक इससे कहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा बन चुका है। आज का बैंक एक फाइनेंशियल सुपरमार्केट जैसा है। मतलब आपको जो चाहिए सब मिलेगा, विदेशी मुद्रा में सलाह से लेकर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग तक, म्यूचुअल फंड्स, क्रेडिट कार्ड, शेयर बाजार में ट्रेडिंग और यहां तक कि नए स्टार्टअप्स के लिए पैसा भी, सब एक ही छत के नीचे। तो कहां वो साहूकारों वाला जमाना और कहां आज का ये हाईटेक फाइनेंशियल इंजन जो पूरे देश की अर्थव्यवस्था को ताकत दे रहा है। ये सफर वाकई कमाल का रहा है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। डिजिटल पेमेंट्स और फिनटेक की इस क्रांति के बीच एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। भारतीय बैंकिंग का अगला पड़ाव यानी नेक्स्ट चैप्टर कैसा दिखेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचना चाहिए।